वेलकम बैक टू द चैनल। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज पूरी कर ली है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैक्रो पूरी होगी तभी आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम कर पाएंगे, जो एक्चुअली इसका पर्पस भी है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे 3 यूनिट्स में बाइफर्केशन गिवन है। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं जो ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स की आती है। देन आपकी सेकेंड यूनिट आती है जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं जो अपने आप में ही अप्रॉक्सीमेटली 20-22 मार्क्स की बनती है। एंड दिस इज आवर लास्ट यूनिट, थर्ड, which is India and its neighbors। इसके अंदर जस्ट वन चैप्टर इज देयर, वो 6 मार्क का आता है। तो हम सिर्फ 6 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप उनके लिए क्या क्या आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम पूरा चैप्टर ब्रीफली करेंगे, बट कवरिंग ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में थे एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सी आई हैव ट्राइड कि मैं इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर दूं, क्योंकि आपका जो पेपर इंडियन इकोनॉमी से बनता है वो प्राइमरीली एनसीईआरटी से बनता है। ठीक है, याद रखना। अब कंटिन्यू करें। सो हाउ इकोनॉमी कैन बी स्ट्रेंथन। बेसिकली अगर मुझे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो मैं उसको कैसे क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करके कर सकता हूँ। डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब आप ऐसी कौन सी पॉलिसीज फॉलो करो कि उससे आपकी खुद की कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। उसके 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, आप अपनी इकोनॉमी के रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बनाओ। इसका क्या मतलब है, देखो, रीजनल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जिस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आपकी कंट्री एग्जिस्ट करती है उसी के आसपास काफी सारी और कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, उन कंट्रीज के साथ आप एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि कभी भी आपको ट्रेड की जरूरत है या कुछ भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स बायलैटरल की जरूरत है तो वहां पे वो कंट्रीज आपको हेल्प कर सकती है। फर्स्ट पार्ट, इन केस अगर आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है तो उस केस में वो कंट्रीज आपको हेल्प करती हैं, तो वहां पे आपको ये रीजनल ग्रुप्स हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स क्या होती है कि जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज अलग अलग जगह पर हो, मतलब आप ज्योग्राफिकली अलग अलग लोकेटेड हो बट आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम हो। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की टॉप 7 कंट्रीज आपस में जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, G7। वही तरीके से क्या इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या बनते हैं इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स में, G7, G20, ब्रिक्स एंड मेनी अदर ग्रुपिंग्स कैन बी देयर। रीजनल में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सार्क आता है आपके लिए, देन आता है एशियन, देन आता है ईयू, यूरोपियन यूनियन, नेफ्टा के नाम से आता है, मैनी अदर कैन बी देयर। ठीक है, बट हम अभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये कंसीडर करते हैं इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है। तो इंडिया सार्क का मेंबर है, इंडिया एशियन का मेंबर है एंड इंडिया G20 और ब्रिक्स का मेंबर है। सो इंडिया डज नॉट बिलोंग्स टू G7 और नेफ्टा, क्योंकि ये दो, और EU एज वेल, क्योंकि ये सारी कंट्रीज यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज से लिंक्ड अप है। तो ये हमारा पहला तरीका होता है अगर आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा तरीका होता है ग्लोबलाइजेशन, कि जब तक आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है तब तक उसका किसी के साथ भी लेन देन नहीं होगा। क्लोज्ड रहेगी तो ना फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना ही फॉरेन एक्सचेंज जा पाएगा, तो ना आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी ना आप इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे। ऐसी सिचुएशन आप बन के रहोगे। तो जब तक आप ग्लोबलाइज नहीं करते हो तब तक आपकी इकोनॉमी बिल्डअप ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल आता है ओपन डोर पॉलिसी का। ये सीबीएसई ने लास्ट ईयर पूछा था। व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अंदर एक ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जिसके चलते जो भी कंट्री के अंदर एफडीआई इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सब उसके अंदर इनवाइटेड थे, कुछ पॉलिसी परस्यूज करके। तो इसका पर्पस सिर्फ ये था कि आप कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो, तो चाइना ने अपनी कंट्री के दरवाजे खोल दिए थे कि आप आओ कंट्री में इन्वेस्ट करो। थर्ड तरीका होता है नेबर स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम चैप्टर भी करते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी कंट्री में कोई भी पॉलिसी परस्यू करना चाहते हो तो उस केस में आप ट्राई करो आपके नेबर्स ने क्या क्या पॉलिसीज परस्यू की, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए और क्या क्या उसके डिमेरिट्स हुए। जो जो उसके डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स थे आप उनको कैसे चेंज करके अपने मेरिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो नेबर्स की स्टडी आपको हेल्प करती है। इसका बहुत रिसेंट एग्जांपल हम दे सकते हैं पंचायत पॉलिसी, कि चाइना और इंडिया दोनों ही वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं और दोनों सेम ज्योग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने 1980s के अराउंड एक वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑपरेटेड जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उन सब ने क्या करना स्टार्ट किया कि हम आपको जॉब्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, रिबेट्स देंगे हर तरीके से एक्सपेंसेस में, इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान जस्ट वन चाइल्ड। देन कुछ और कंडीशंस थी और कुछ एक्सेप्शंस भी थे, हम डिटेल में बाद में करते हैं। तो यहाँ पे चाइना ने अपनी कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की। अब उससे क्या हुआ, 2010-2015 तक तो सब अच्छा चल रहा था कि हाँ पॉपुलेशन कम हो रही है, सो
बट सडनली 2015 के बाद चाइना क्या करता है, इस पॉलिसी को कॉल आउट कर देता है, मतलब कॉल ऑफ कर देता है। तो 2016 में ये बंद होती है, 2015-16 के पीरियड में। फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी आती है और अब 2021 में है स्टार्टेड 3 चाइल्ड पॉलिसी। अभी क्यों हो रहा है? देखो जाहिर सी बात है, चाइना ने क्या रियलाइज किया, देखो हमारी पॉपुलेशन 3 पार्ट्स में बटी हुई है, 0 से 15, 15 से 59 एंड देन 1560 से अब। ये हमारे 3 एज ग्रुप्स में पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सकता है। ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होता है, डिपेंडेबल्स का होता है, जो इस पे डिपेंडेंट होते हैं, इस ग्रुप में। अब चाइना की पॉपुलेशन में क्या इशू आ रहा है कि चाइना की कंट्री के अंदर या तो 60 प्लस ज्यादा लोग हैं या फिर 0 से 15 में। अब 0 से 15 के अंदर भी प्रोपोर्शन कम है, क्यों? क्योंकि ये तो एक्चुअली न्यू बॉर्न बेबीज हैं। ये वाले वो बच्चे हैं जो 1980s के बाद धीरे धीरे कम होते चले गए। अब कंट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कंट्री की जो ये वर्कफोर्स है ये धीरे धीरे कम हो रही है। वर्कफोर्स कम होने का स्ट्रेट इम्पैक्ट किस पे आता है, जीडीपी पे आता है। तो चाइना ने फैमिली प्लानिंग, फैमिली कंट्रोलिंग, इन सब के कंसेप्ट्स को छोड़ दिया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इस पे पॉपुलेशन बढ़ाने पे काम कर रही है। तो सेम अब इंडिया की बात आती है, तो क्या इंडिया को भी अपनी कंट्री के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए? नो। तो हम अपने नेबर की स्टडी से वहाँ से समझते हैं कि उसने क्या नेगेटिव पॉइंट्स फेस किए और क्या पॉजिटिव किए, ताकि मैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन की पॉलिसीज को क्या कर सकूँ, चेंज कर सकूँ। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो 3 पार्ट्स, एक रीजन और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बनाओ, दूसरा ग्लोबलाइज कर दो और तीसरा क्या करो, अपने नेबर्स को स्टडी करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज व्हाट सिमिलैरिटीज डिड इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव इन देयर ग्रोथ प्रोसेस। इट सिंपली सेज कि तीनों कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं जो आसपास लोकेटेड है, तो उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या चेंजेस थे या क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ प्रोसेस कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको 2 पार्ट्स में कवर करते हैं बेटा, एक सिमिलैरिटी सेक्शन और एक डिससिमिलैरिटी। टू बी ऑनेस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलैरिटी ज्यादा क्रूशियल है, तो पहले वो करते हैं, डिससिमिलैरिटी तो आप इजीली कर ही लोगे उसमें से, इसमें से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको कुछ सेक्शंस में बाइफरकेट करते हैं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना रहे। फर्स्ट स्टार्ट का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 1947 से अपना ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट किया। पर जबकि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का पीआरसी किस ईयर में सेटअप हुआ, 1949 में। ये पीआरसी क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, व्हिच मींस कि उससे पहले चाइना एग्जिस्ट तो कर रहा था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात नहीं है, बट हाँ कंट्री के अंदर जो रिपब्लिक बना, बेसिकली जो कंट्री एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड इन 1949। तो तीनों का स्टार्टिंग पीरियड क्या ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंड आते हैं पीरियड, तो तीनों को ऑलमोस्ट 70 से 80 इयर्स मिले हैं अभी तक टू शो देयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि अगर आप तीनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं तो बेटा तीनों को ही 70 से 80 इयर्स मिले। कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि उस कंट्री को कम टाइम पीरियड मिलेगा, आप उसको कंपेयर कैसे करें। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था तो कंपैरिजन पॉइंट भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है बीच का गैप भी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये हमें अच्छे से पता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या पिक किया था, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, और चाइना ने क्या पिक किया, कमांड इकोनॉमी। तो बेसिकली सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कोएग्जिस्टेंस के साथ साथ पब्लिक सेक्टर ही आपका प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। इकोनॉमिक सिस्टम में ये सिमिलैरिटी बनती है। देन आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस भी यही कहता है कि पब्लिक और प्राइवेट में ज्यादा डोमिनेंट रोल किसके पास था, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ही तीनों के अंदर क्या करता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है। क्यों? इंडिया ने तो पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल इसलिए दिया कि प्राइवेट हमारा बैकवर्ड था, उसके अंदर उतने रिसोर्सेज नहीं थे भी तो कुछ ही बिजनेस हाउसेस थे जो एग्जिस्ट कर पा रहे थे, बाकी उसमें से कोई भी नहीं था। हेंस इंडिया ने पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल दिया इवन इफ हम मिक्स्ड इकोनॉमी में थे, और सेम पाकिस्तान और सेम चाइना ने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा डोमिनेंट रोल दिया। देन आ जाता है पैटर्न ऑफ पॉलिसीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या देखो पैटर्न ऑफ पॉलिसी ये कहते हैं कि तीनों ने किस तरीके से प्लानिंग स्टार्ट की, तो ऑल थ्री यूज 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स का मतलब ये है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने अपनी कंट्रीज में 5 ईयर प्लानिंग बेस्ड प्रोसेस स्टार्ट किया। तो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1951 में, पाकिस्तान का केम इन 1956, चाइना का केम इन 1953। तो ये बेटा याद करना जरूरी है, और ये करोगे कैसे तो उसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इंडिया ने 51 में स्टार्ट किया, 5 साल खत्म हुए 56 में। तो पाकिस्तान का ऐसे आप कह लो कि पाकिस्तान वेट कर रहा था कि जब इनका पूरा हो जाएगा तब हम शुरू करें ताकि हम फेल ना कर जाए, ठीक है। और चाइना इन दोनों के बिल्कुल बीच में अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट करता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1953। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो अब टिल 1970s और 80s तीनों कंट्रीज का ग्रोथ पीरियड क्या चल रहा था, सेम चल रहा था, ग्रोथ रेट क्या चल रहा था, सेम। बट इस पीरियड के बाद क्या हुआ वो सबको पता है, और वहीं से आपका डिफरेंस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वो क्या था, इसी पीरियड के बाद इंडिया ने 1991 में, पाकिस्तान ने 1988 में और चाइना ने 1978 में।
कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कराए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब कुछ बदलाव किए अपनी प्रोसीजर्स में, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में, जिसके बाद तीनों का ग्रोथ रेट क्या हो गया, ऑलमोस्ट चेंज हो गया, जिसमें चाइना फ्लरिश कर जाता है, पाकिस्तान में पॉवर्टी वापस से रीमर्ज कर जाती है कुछ टाइम के बाद, और इंडिया भी एक स्टेगनेंट पोजीशन से बाहर निकल के ग्रोइंग फेज में एंटर कर जाता है। सो दीज आर सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। डिसिमिलैरिटी की बात आएगी तो आप इसके बाद लिख सकते हैं जो भी हमने पॉइंट्स देखे। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किसके बीच में आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट रिसेंट इयर्स में मैंने ये देखा है आपसे जो सिमिलैरिटी पूछते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान की ज्यादा पूछते हैं एज अगेंस्ट चाइना, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हिच इज ऑल अबाउट चाइना। तो एक चीज क्लियर करके चलते हैं, यहाँ से अपने पूरे के पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट विल बी ऑल अबाउट चाइना, कि चाइना ने क्या क्या पॉलिसीज परस्यू की, उसके क्या क्या उनको फायदे हुए और उसके क्या क्या उनको नुकसान हुए, ठीक है। इसके अंदर आई ट्राई कि चाइना के बारे में जितनी भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है एनसीईआरटी के अंदर वो मैं ऑल मेंशन कर दूं। बाकी एक पंचायत पॉलिसी बचेगी वो हम इंडिकेटर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स, फर्स्ट चाइना के बारे में, सेकंड पाकिस्तान के बारे में। 80% क्वेश्चन तो आपके इन्हीं दोनों में कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक करेंगे विच विल बी अबाउट इंडिकेटर्स, कि अगर मुझे 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज को कंपेयर करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, तो हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो टेबुलर फॉर्मेट में आते हैं। उसका ज्यादातर क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है कि आपको टेबल गिवन होती है, एनालाइज एंड कंपेयर द डाटा, सिंपल। तो आपको फिगर्स या फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टोरीज याद करो, है। तो चाइना से स्टार्ट करते हैं। सी टॉपिक इज व्हाट पॉलिसीज डिड चाइना परस्यू इन इट्स इकोनॉमी, या इसका एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि चाइना की जो करंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1980s। 100% ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो चाइना की इकोनॉमी में है क्या, वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि चाइना 1949 में एग्जिस्टेंस में आता है अंडर पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्यों, वो उस टाइम पे वन पार्टी रूल चल रहा था। देखो चाइना में ना, वैसे भी हम ये ज्योग्राफी में या सिविक्स में लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं 9th में हमें, कि जिसके अंदर एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो ही हमेशा हर बार इलेक्शन जीतती है, वो अपना कैंडिडेट अपॉइंट करती है और उस कैंडिडेट के लिए इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। तो चाइना के अंदर वन पार्टी रूल चलता है। सारी की सारी प्रोड्यूसिंग एंटिटीज, जितना भी लैंड रिपब्लिक बनने से पहले प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के नाम पे था, लोगों के नाम पे था, वो सब गवर्नमेंट के रूल के अंडर आ जाता है। अब गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट ही उसके ऊपर प्रोडक्शन कराएगी, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलेगा। दिस वाज चाइनीज इकोनॉमी आफ्टर गेटिंग रिपब्लिक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या क्या किया। तो उस टाइम पे चाइना का एक लीडर होता था माओ, माओ जेडोंग था, लेकिन हम सिर्फ माओ तक करेंगे। तो माओ के नाम से एक लीडर था जो चाइना की इकोनॉमी को रिफॉर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता था, उसको रिफॉर्म करना चाहता था। तो उसने सबसे पहली पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई जीएलएफ, शॉर्ट नोट बहुत आता है इसके ऊपर, ध्यान से करना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा स्टेप लिया, लीप का मतलब होता है जंप लगाना। क्यों लगाई, इकोनॉमी एग्रेरियन है, उसको जंप करके किस में कन्वर्ट करेंगे हम, स्टेट अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। तो इसका पहला पॉइंट बनता है 1958 में इंप्लीमेंट हुई, माओ ने किया। इसका पर्पस था कि हम अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू अ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न तब होती है जब वो एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर जाएगा, सर्विसेज में। तो इन्होंने भी ये किया। थर्ड आता है इसमें किया क्या इन्होंने, तो इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपने ही घर के बैकयार्ड में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ, बहुत बड़ी नहीं, छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बूस्ट मिले या रेवोल्यूशन मिले। उसके साथ साथ अब बेटा देखो, जब आप एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे पर जा रहे हो तो इस सेक्टर को भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ये अपने आप डेवलप होता है, आप इसमें कम्यून बना दो। कम्यून का मतलब अगर मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मेरे नेबर के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों मिलकर काम करो, जो प्रॉफिट आएगा आपस में बांट लेना लैंड के एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने अराउंड 26,000 कम्यून लैंड्स बना दिए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, कंट्री के अंदर एक सीवियर ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ गया पानी की कमी होने के कारण, जिसकी वजह से इतनी भूखमरी हो जाती है कि 30 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। 1 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली नहीं, मतलब राउंड फिगर भी नहीं करें तो 10 लाख होते हैं, 30 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ लोग की डेथ हो जाती है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेटबैक मिलता है। दिस वाज जीएलएफ। सेकेंड पॉलिसी इसने जो इंप्लीमेंट की वो थी प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो 1965 में माओ ने ही इंप्लीमेंट किया। अब ये क्या है, तो कल्चरल वी ऑल नो कि हम अपने कल्चर को लेकर किसी और जगह जाएंगे, वहां से जो सीखेंगे वो अपने कल्चर में लाके यूज करेंगे। इसमें भी यही हुआ। चाइना ने रशिया के साथ एक पॉलिसी की जिसके अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स वहां से भी और यहाँ से भी कंट्री साइड पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे किस तरीके के काम होते हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज हैं, क्या क्या उनका कल्चर है, हम अपनी पॉलिसीज और कल्चर से उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। ये इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था। पर इसका भी फेलियर क्या आता है कि रशिया चाइना के साथ एक कंफ्लिक्ट में आ जाता है, क्लैश हो जाता है किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से रशिया अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुला लेता है जो चाइना के अंदर आए थे,
और चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल कर जाता है। दो पॉलिसीज। अब थर्ड आता है, इतना करने के बाद भी अब इनको प्रॉब्लम क्या आती है कि इनकी इकोनॉमी नहीं चल रही। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1978 में जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि माओ का जो विजन है वो कंट्री को कहीं नहीं लेके जा रहा, बल्कि उसकी स्टैग्नेंट पोजीशन पे रख रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया और खुद अपनी इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू एक रिफॉर्म प्लान किया। यहाँ पे डिस्टिंक्शन पॉइंट आता है इंडिया और चाइना के, पाकिस्तान के बीच में। क्या, इंडिया और पाकिस्तान ने भी रिफॉर्म्स लिए थे, बट दीज रिफॉर्म्स वर गिवन बाय वर्ल्ड बैंक और IMF। हमने अपनी सोच से रिफॉर्म्स नहीं लिए थे, जबकि चाइना ने अपनी खुद की पॉलिसीज को ही रिफॉर्म में ड्राफ्ट किया, जिसकी वजह से ये फोर्स रिफॉर्म नहीं थे, ये अपने आप वॉलंटरी लिए गए थे। जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स लिए वो लोन लेने के साथ साथ हमें ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे कि आपको करने ही पड़ेंगे रिफॉर्म्स, तो वी वर फोर्स्ड टू फॉलो दोज रिफॉर्म्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वो करेंगे हम डिटेल में भी रुकते हैं। तो रिफॉर्म्स 1978 में इंप्लीमेंट हुए, ये क्या चीज़ है, तो ये दो फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ, और हम ये कह सकते हैं आज जो चाइना है वो उन्हीं रिफॉर्म्स के कारण है। तो आज की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इट कैन बी ट्रेस बैक। ट्रेस बैक का मतलब होता है कि आप उसका फाउंडेशन स्टोन देख सकते हो कि उसकी नींव उसी जमाने में रखी गई थी जब रिफॉर्म्स आए थे। तो दो फेजेस में इंप्लीमेंट हुए। फर्स्ट फेज में इन्होंने क्या किया, 2 या 3 सेक्टर्स टारगेट किए। सबसे पहले एग्रीकल्चर, सेकंड ट्रेड, और थर्ड क्या किया इन्होंने उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का, कि कंट्री के अंदर ट्रेड बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि हम इन्वेस्टमेंट के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जा सके और ये अपने आप में ही ग्रो करता रहे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो ऊपर कम्यून लैंड्स बनाए गए, जोड़ के लैंड्स को बनाया था कि आप मिलके काम करो, उसको डीकम्यून कर दिया। अब डीकम्यून का मतलब क्या होगा, तोड़ दिया। लैंड की ऑनरशिप तो अभी भी ग्रुप के नाम पे रहेगी, बट अब यूज अलग अलग होगा। मतलब मैं और मेरा नेबर अपने अपने हिस्से पे काम करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो खुद रखेंगे, उसमें से टैक्सेस गवर्नमेंट को दे देंगे। ऐसा क्यों किया, देखो हमको भी पता है काम चोरी क्या होता है, सबको पता है ये बात। तो अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मेरे पास उसका 60% है, आपके पास उसका 40% है, दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों ने इक्वल एफर्ट दिया, बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब प्रॉफिट आया तो मैं 60% ले गया, वो 40% ले गया। ऐसी सिचुएशन में उसको डिमोटिवेशन होगी कि भाई मैंने भी तो काम इक्वल किया था। तो उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको वापस से तोड़ दिया, कि जिसके पास जितना जितना लैंड था आप उतना ही काम करो, काम करने के लिए उतना वापस मिलेगा, बट जब प्रॉफिट आएगा तो वो अपने अपने लैंड के बेसिस पे मिल जाएगा। ऑनरशिप अभी भी किसके नाम पे रहेगी, ग्रुप के नाम पे, ऑनरशिप में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में यही है, आप अपनी सारी इनकम रख सकते हो, बट उसमें से कुछ टैक्स दे दो, तो जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे। सेकंड फेज में इन्होंने क्या किया, जब इनको लगा कि हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग हो चुका है और सेल्फ केपेबल अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, नाउ दे मूव टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसमें है, देखो हम अपने पॉलिसी से समझ रहे हैं, जब तक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, रिजर्वेशंस है, कोई कंपटीशन नहीं है, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके लिए कंपटीशन चाहिए ही चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी कि आप फर्म्स, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइजेस को आने दो, मतलब उनको कंपटीशन बढ़ाने दो। इससे क्या होगा, जो भी एसओईज है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत आती है, दिस इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सरकार के द्वारा निर्धारित या सरकार के द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को इनके सामने रख दिया कि अब आपस में compete करो, जो सर्वाइव करेगा वो फिटेस्ट रहेगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बेसिस पे मार्केट में डील होगी, रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलेगी। सो इस फेज के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बूस्ट किया, और इस फेज के अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बूस्ट किया। ये था रिफॉर्म प्रोसेस। इसके साथ साथ इन्होंने दो पॉलिसीज और की, वन वाज एसईजेड। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये वो एरियाज होते हैं कंट्री के अंदर जहाँ पे बाकी कंट्री के मुकाबले फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो जो पूरी कंट्री में रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एप्लीकेबल होती है वो यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स बुलाने के लिए, एफडीआई बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा ईज ऑफ बिजनेस किया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा, टैक्सेस माफ हो जाएंगे, टैक्स क्वालिटी मिलेगी, रिबेट मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे, कंसेशंस मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ी तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ कंट्री के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे इन जनरेटिंग फॉरेक्स। डन, वो एसईजेड था। एसईजेड के लिए ही इन्होंने ये क्या पॉलिसी ओपन की थी, ओपन डोर पॉलिसी, हमने की है डिस्कस। लास्ट आता है डुअल प्राइसिंग। सी नाम से क्लियर है, डुअल का मतलब है टू टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। ये हमें भी पता है, हमारी कंट्री में भी होता है कि अगर आप एक लिमिट तक इनपुट और आउटपुट की सेल और परचेज कर रहे हो तो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को उसी रेट पे खरीदना और बेचना पड़ेगा जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ताकि कंट्री के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उसके बियॉन्ड अगर करना है तो वो मार्केट करेगी। डन, तो हम मैक्सिमम सेलिंग और फ्लोरिंग करते थे, सेम लॉजिक है। क्या बोला उसने, अगर फिक्स क्वांटिटीज खरीद रहे हैं फार्मर्स या इंडस्ट्रीज, इनपुट की आउटपुट की बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो
तो वो तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। उसके अलावा जितना बच गया जो भी ट्रांजेक्शन है वो मार्केट प्राइस पे होगी, मार्केट फोर्सेस के द्वारा फिक्स की हुई, विच विल बी डिमांड एंड सप्लाई। तो जो वो फिक्स करेंगे आपको वही ट्रेड करना पड़ेगा। डन, दिस वाज पॉलिसी, दिस वर पॉलिसीज। पर अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन, बेसिकली कि जो पॉलिसीज परस्यू हो रही है वो एक्चुअली कितनी साबित हो रही है फ्रूटफुल या कितनी नुकसानदायक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या, माओ के अंडर काफी ज्यादा एक्सटेंशन किया गया हेल्थ केयर सर्विसेज का, रूरल एरिया तक भी पहुंचे, कम्युन सिस्टम स्टार्ट किया गया जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लैंड का और फूड ग्रेन्स का। डन, ये तो हमारा पहला मेरिट बनता है माओ के पीरियड का कि उसने जो जो किया उस सबसे हमको ये दो बेनिफिट्स हुए। पर इतना सब करने के बाद भी, जीएलएफ कर दिया, कम्यून कर दिया, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, उसके बाद भी पर कैपिटा फूड ग्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन स्टैग्नेंट थी, जो आज से 20 साल पहले थी वही रिफॉर्म के टाइम तक भी थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चली जाती है, ये कहती है कि जो माओ पॉलिसीज फॉलो कर रहा है अपने विजन को लेकर, उससे इकोनॉमी को एक्चुअल कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दिया। अब रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने रिफॉर्म के अंदर वही चीज फॉलो की जो इंडिया में नरेगा के लिए होती है। क्या, पहले आप उसको छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट करो, सक्सेसफुल है तो पूरी कंट्री में फैलाओ, पर अगर आप उसको स्टेट अवे पूरी कंट्री में फैला दो और उसमें कोई फॉल आउट बन गया, कोई ड्रॉबैक है, तो आप उसको वापस से रोल बैक नहीं कर सकते। इसलिए रिफॉर्म का सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि उसको पहले छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया, इफ इट वाज सक्सेसफुल तो उसको एक्सटेंड किया गया पैन कंट्री लेवल पे। सेकंड आता है कि डीकम्यून करने से क्या फायदा हुआ, जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे डीकम्यून किया, उसको करने से फायदा क्या हुआ, फार्मर्स की प्रोस्पेरिटी बढ़ गई, क्योंकि अब जितनी मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट भी आएगा, है ना। तो फार्मर्स की प्रोस्पेरिटी बढ़ गई, उसके साथ साथ जब पैसा आने लगा तो उन लोगों ने अपनी रूरल इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट कर दी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने लगा। इसी से आगे आने वाले रिफॉर्म्स के लिए बेस बनता गया, इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिली। थर्ड पार्ट आता है, इसी के साथ साथ कंट्री के अंदर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर सब इंप्रूव हो गए। क्यों, रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज तो यहीं पे इंप्लीमेंट हो गई थी, उसके साथ साथ कंट्री के अंदर इनकम, सोशल फैक्टर सब कुछ इंप्रूव हो गया और कंट्री फ्लरिश करने लग गई। दिस वाज ऑल अबाउट चाइना। मूविंग ऑन टू पाकिस्तान नाउ। चाइना के अंदर बेटा जितना भी पॉसिबल कंटेंट बनता है वो यही है। इससे दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम रिफॉर्म से ट्रेस कर सकते हैं, डन, शॉर्ट नोट्स भी इसमें से बन सकते हैं। थर्ड, आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिसीज परस्यूड बाय चाइना, हाउ वर दे सक्सेसफुल और वर देयर एनी इश्यूज और लिमिटेशंस। आप इसी कंटेंट में से इजीली कर सकते हो। आई एम गेटिंग अ साइड, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज पाकिस्तान। वैसे तो कुछ है नहीं ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में, बट स्टिल वी कैन कंक्लूड विद व्हाट वर द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय पाकिस्तान, और उसके अंदर हमें वापस से पॉवर्टी देखने को क्यों मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो बीइंग वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इससे रिगार्डिंग ज़्यादा पॉजिटिव क्वेश्चंस नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही होता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजंस फॉर रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। बट स्टिल एक बारी पॉलिसीज देखते हैं। तो चाइना के अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स चूज किए थे, व्हिच मींस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, पर पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल मिलेगा। सेकंड, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए 1960s और 50s के पीरियड के बीच में कंट्री के अंदर आने वाले इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे। इंडिया ने भी किया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितनी भी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज थी, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं जो डेली लाइफ में हम अपनी यूज करते हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट टैरिफ इंपोर्ट्स लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान आल्सो ऑप्टेड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर इन्होंने पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दिया ताकि उससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ सके। और इसका एक्चुअल बेनिफिट भी हुआ, कंट्री के अंदर काफी ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन होती है और एग्रेरियन सेक्टर पूरा का पूरा ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, मतलब जीरो से कुछ प्लस हो पाया, तो वो अपने लिए पॉजिटिव ही है, उनके लिए पॉजिटिव ही है। अब आते हैं 1970s का पीरियड, 50s हो गया, 60s हो गया, नाउ दिस इज 70s। अब 70s में क्या हुआ, दो पार्ट्स करते हैं बेटा, अर्ली मतलब 75 से पहले एंड लेटर मतलब 75 के बाद। तो इसमें क्या हुआ, अर्ली 1970s में कंट्री के अंदर इन्होंने नेशनलाइजेशन अनाउंस किया सारी की सारी कैपिटल गुड इंडस्ट्री का। नेशनलाइजेशन क्या होता है, एक तरीके से कि उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी और नेशनल लेवल पे ऑपरेट कराएगी ताकि उसका स्केल प्रोडक्शन सब बढ़ सके। पर जब इनको लगा कि ऐसे करने से तो रिजर्वेशन वाली बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो दोनों पिछड़ जाएंगे। इस चक्कर में इन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अंदर वापस से डीनेशनलाइजेशन कर दिया। इससे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया और उनको इंसेंटिव्स दिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, हर तरीके से कंट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ाया। थोड़ा बहुत कंट्री के अंदर ग्रोथ का पीरियड वापस से इनिशिएट होता है, पर उतना नहीं होता। तो इस टाइम पे कंट्री के अंदर फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, इनकी कंट्री का सबसे इशू क्या आता है, फाइनेंशियल सपोर्ट।
डाउनफॉल का रीजन भी एक ही आता है, हम इसमें करेंगे अभी कवर, जस्ट अभी के लिए समझिए इसको। कंट्री जो फॉरेक्स अर्न कर रही है अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कराने के लिए क्या करती है, लोन लेती है या फॉरेक्स मंगवा रही है। किसे मंगा रही है? पहला, जितनी भी वेस्टर्न नेशंस हैं उस टाइम पर, आज भी पाकिस्तान के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ लिंक्स अच्छे हैं। अच्छे का मतलब है कि वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्रंट प्ले करती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि वेस्टर्न कंट्री से लोन्स लेना, जितने भी इनके काम करने वाले पाकिस्तान से मिडल ईस्ट की तरफ गए हुए थे, वहाँ से रिमिटेंसेस आते थे। एग्जाम्पल, कोई पाकिस्तान फैमिली का मेंबर मिडल ईस्ट गया हुआ है, दुबई वाली साइड पर, वहाँ पे कुछ कमा रहा है, वहाँ से पैसा भेज रहा है पाकिस्तान को, तो वो फॉरेक्स आता था। उसके अलावा और भी तरीके से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे हाईली वोलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो भी डिस्कस करते हैं। इन सब पैसों से, इन सब डॉलर्स या फॉरेक्स से ये क्या करते थे, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते थे। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ग्रोथ को इंक्रीज करने की कोशिश करते थे। पर 1960s में जो पॉवर्टी का रेशियो था वो 40% था, जो 1970s 80s के टाइम तक धीरे धीरे कम हुआ, पर वापस से क्या होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो पॉवर्टी पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई और वापस से इंक्रीज करनी स्टार्ट हुई। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, वो इसी पीरियड में आना स्टार्ट हुआ। इन सब के चलते इन्होंने 1988 के अंदर कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स किए, पर उस रिफॉर्म के बाद भी कंट्री के जितने इंडिकेटर्स थे वो ड्रास्टिकली रहे या वर्स होते चले गए। जैसे इंडिया ने रिफॉर्म्स किए 91 में, उसके बाद कुछ ग्रोथ देखने को मिली, सर्विस सेक्टर बूस्ट कर गया, ये सब फायदे हुए। बट पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स के बाद भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर्स होते चले गए। ये तो है पाकिस्तान की पॉलिसी जो उसने ली, ऐसा जिसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन बोल लो या रिफॉर्म्स का सक्सेस पॉइंट, फेलियर पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, या डायरेक्ट क्वेश्चन मान लो कि पॉवर्टी वापस क्यों आई। उसके 4 रीजंस हम करते हैं ना। सबसे पहला, कंट्री की जो डिपेंडेंस थी ना एग्रीकल्चरल सेक्टर की, वो जरूरत से ज्यादा थी मॉनसून पे। मतलब अगर आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो आप कैनाल्स पे, टैंक्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप मॉनसून पे डिपेंडेंट हो। तो बारिश अच्छी हुई तो हार्वेस्ट अच्छी हुई, हार्वेस्ट अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो जीडीपी अच्छा हुआ। ये इनकी साइकिल थी, व्हिच मींस एग्रीकल्चर वाज प्योरली बैकवर्ड। सेकंड, कंट्री के अंदर फॉरेन लोन्स लिए जाते थे वेस्टर्न कंट्री से, ताकि अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। आज तो उधार ले लिया तो रीपे भी तो करना पड़ेगा, उस रीपे करने के चक्कर में उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। थर्ड इजी पड़ता है, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए, एफडीआईज के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा आगे बढ़कर आना नहीं चाहता था। लास्ट आता है फॉरेक्स थ्रू वेस्टर्न सपोर्ट। अब ये क्या पॉइंट है, हर कंट्री ये प्लान करते हैं कि हम अपना फॉरेक्स रिजर्व बनाएंगे, मतलब डॉलर्स का रिजर्व बनाएंगे। उससे क्या फायदा होगा, जितना ज्यादा डॉलर का रिजर्व होगा उतनी आपकी करेंसी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन रहेगी। तो हर कंट्री ये प्लान करती है कि फॉरेक्स का रिजर्व बनाएंगे। वो रिजर्व किससे बनाएंगे, एक्सपोर्ट्स करके, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बढ़ाकर, सर्विसेज देकर एंड सो ऑन। पर ये कंट्री क्या कर रही है, फॉरेक्स बिल्ड करने के लिए 3 सोर्सेज यूज करती है। पहला, उधार ले लो, जायज तरीका है ना। सेकंड, जो हमारे काम करने वाले मिडिल ईस्ट में गए हैं उनसे जो रिमिटेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो ले लो। तीसरा, हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, बट कौन सा, एग्रीकल्चर बेस्ड हाईली वोलेटाइल गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे। हाईली वोलेटाइल मतलब जिसकी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस फेस करती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, जिसके चक्कर में कभी भी आपके पास एक सिक्योर्ड रिजर्व का सोर्स नहीं बनेगा। हेंस इकोनॉमी को एक डाउन डाउन देखने को मिलता है। जैसे कुछ भी हुआ आपकी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। इन सब रीजंस की वजह से वो ग्रोथ नहीं आ पाई, जिसके कारण इकोनॉमी में वापस से आने स्टार्ट होगी पॉवर्टी। बट आफ्टर 2000 या आफ्टर 2010 कंट्री के अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक के बाद एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलती है। जस्ट आफ्टर 2015 और 16 वहां पे भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। तो जीडीपी उनका रिसेंट ईयर्स में क्या करता है, पॉजिटिव रेट से ग्रो करता है, 4%, 5%, 6%। दिस इज एन एवरेज रेट जो हर कंट्री एक्सपेक्ट करती है कि मिनिमम इतना अचीव कर ली। 8%, 9%, 10%, 10% को हम डबल डिजिट ग्रोथ रेट बोलते हैं, जो बहुत ही कम कंट्रीज फेस करती है। एंड चाइना वाज वन ऑफ दोस 3 कंट्रीज जिसने वो डबल डिजिट ग्रोथ रेट अपनी कंट्री में फेस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान। मैं साइड में हो जाता हूँ, अगर आपको इसको लिखना है फटाफट से तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख लेना। बट ये ब्रीफ है पूरे पाकिस्तान के बारे में। दिस इज डन, तो आपका सब कुछ हो गया पाकिस्तान से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने यहाँ पे बेटा 2 टॉपिक्स पिक किए हैं, वन इज लिबर्टी इंडिकेटर, सेकंड वन इज वन चाइल्ड पॉलिसी। दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 2 और 3 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स के अंदर ये मैसअप हो जाते हैं, इसलिए हम इनको अलग से कवर अप करते हैं। इसके बाद केवल और केवल एक टॉपिक रहेगा, कंपैरिजन यूजिंग इंडिकेटर्स। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड आते हैं। आपको एक टेबल गिवन होती है और आपको उसी की एनालिसिस लिखनी होती है। तो आई ट्राई कि मैं जो क्रूशियल फिगर्स हैं वो दे दूं, बट हर बुक के अंदर वो फिगर अलग है, इसलिए आपको टेबल ही दे देते हैं कि आप इसी को एनालाइज कर दो। तो मैं आपको टेबल देके एनालिसिस बताता हूँ कि उसको एनालाइज कैसे किया जाएगा। उसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव्स कौन से जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बेटर है, सेकंड कौन से पॉजिटिव्स जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेटर है और इंडिया को काम करने की जरूरत है।
वो 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, अदरवाइज सब एनालिसिस बेस पे आते हैं, ठीक है, केस स्टडी में। देन पहले करते हैं। सो लिबर्टी इंडिकेटर में पहले लिबर्टी से समझते हैं। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है। देन अब यहाँ से स्टार्ट क्या होता है, ये वो इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कंट्री के अंदर कितना ह्यूमन डेवलप्ड है, उसके पास कितनी फ्रीडम है कि वो कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, आपकी कंट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या गवर्नमेंट लोगों से कंसल्ट करती है या ऑटोक्रेटिक तरीके से उसके ऊपर सिर्फ थोपती है? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट सिर्फ ये है कि कितनी फ्रीडम लोग एंजॉय करते हैं पार्टिसिपेट करने में उस डिसीजन मेकिंग में जो उनको अफेक्ट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, उससे पहले इसके अंदर सोशल और पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। पॉलिटिकल राइट कौन सा होता है, राइट टू वोट, है ना। और सोशल राइट क्या होता है, जस्ट राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, सबसे इजी एग्जांपल है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी कंट्री की पूरी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 10th में पढ़ा हमने पावर शेयरिंग में। तो अब यहाँ पे पॉइंट सेम आता है कि जुडिशरी ही वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को, बाकी दोनों इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर सकती है या उनके ऊपर एक चेक और बैलेंस सिस्टम मेंटेन कर सकती है। तो इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए जितनी ज्यादा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है उतना ज्यादा लोग भी लिबरल फील करेंगे। सेकंड, राइट टू वोट फॉर ऑल, कि लोगों के पास वोट का राइट होना चाहिए, बट डज नॉट मीन सभी के पास। 18+ जो भी हो सबके पास इक्वालिटी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन के पास है विमेन के पास नहीं है, या रिच के पास है पुअर के पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 अबव इट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। देन थर्ड आता है रूल ऑफ लॉ, की कंट्री के अंदर लॉ का रूल चलेगा, किसी इंडिविजुअल का नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वप्रधान है। देन लास्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि आपके फंडामेंटल राइट्स कितने ज्यादा आपके पास अवेलेबल है, उनको प्रोटेक्शन कितनी मिली है। सो दिस इज अबाउट लिबर्टी इंडिकेटर्स। अब आते हैं सबसे क्रूशियल टॉपिक, दिस इज वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन चाइना। अपने नाम से ही क्लियर है कि केवल और केवल पर कपल 1 चाइल्ड वाज अलाउड या फोस्टर्ड। फोस्टर्ड का मतलब होता है प्रमोटेड बेसिकली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर 1978 के अंदर रिफॉर्म्स आते हैं। इन्होंने कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो रिफॉर्म्स कर दिए, बट इनको तब ये लगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर तो बढ़ गए, सोशल तो अभी भी वहीं पर है, उसको कैसे इंप्रूव करें। तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बड़ी पॉपुलेशन, उसको कैसे टैकल करें। तो उसके लिए एक एडवाइस आती है कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, which means उससे पहले इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई थी, एक डेकेड तक कम से कम। अब 1979 के टाइम पर इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, क्योंकि कमांड इकोनॉमी थी, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइजेस स्टेट के पास थे। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अगर आप एक से ज्यादा बच्चा प्लान कर रहे हो तो उस केस में आपको उठा के ले जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, पॉलिटिकल एक्शंस होंगे, ऐसा नहीं होगा, बट डिस्करेजमेंट होगी बेसिकली आपको जॉब्स में, आपको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट में, कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, आपके बिजली के बिल में, इन सब में आपको किसी तरीके का कोई बेनिफिट या एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लान करते हो बन जाए तो उस केस में आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और इसको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, जिसके कारण चाइना के अंदर पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी। तो एब्सोल्यूट काउंट तो बढ़ रहा था, मतलब पॉपुलेशन का नंबर तो बढ़ रहा था, बट ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली क्या होती गई, कम होती गई। ये याद है। इसका मतलब हर साल 100 लोग ऐड हो रहे हैं, बट जो परसेंटेज में चेंज है वो बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। अब तो इसकी एक एक्सेप्शन भी थी, अगर रूरल फैमिली से बिलोंग करता है कोई और उसकी पहला चाइल्ड जो है वो गर्ल होती है, तो उस केस में वो नेक्स्ट चाइल्ड प्लान कर सकते थे। देन अंडर लेट 2015 दे रियलाइज कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो 2015 के दिसंबर में समवेयर और जनवरी ऑफ 2016 इन्होंने इस पॉलिसी को रोल आउट कर दिया, वापस से रोल बैक कर दिया सॉरी, और इसको वाइंड अप कर दिया। फिर 2021 तक इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी प्रमोट की। आफ्टर 2021 दे अलाउड कपल्स कि आप 3 चाइल्ड भी प्लान कर सकते हो। ये इनका प्रोसीजर था। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स कि वन चाइल्ड पॉलिसी के फायदे क्या थे। तो देखो सीधी सी बात है, अगर एक विमेन की हम बात करते हैं तो बॉडी की नरिशमेंट का लेवल एकदम से गिर जाता है जैसे वो एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती है। तो उस केस में जब एक ऑफस्प्रिंग हो गया और आप बाकी के सब चांसेस बंद कर देते हो, तो उस केस में आपकी बॉडी रिकवर करेगी, तो उसको वापस से वो सब वापस नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों रेट्स क्या हो गई, कम। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, कि व्हाइल गिविंग बर्थ या आफ्टर गिविंग बर्थ अंडर नरिशमेंट, पुअर हेल्थ केयर की वजह से मदर्स की डेथ हो जाती थी, तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया वन चाइल्ड की वजह से। और मॉर्बिडिटी होता है प्रोन टू डिसीज, कि अंडर नरिश होने की वजह से ये आपके लिए चांसेस ज्यादा थे कि कोई खतरनाक डिजीज आपको हो जाए, तो उसके चांसेस भी कंपैरेटिवली कम होते थे। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, क्योंकि एक बच्चे के नरिशमेंट लेवल पे इंक्रीज आएगा और उसके साथ साथ उसको हेल्थ केयर बेनिफिट ज्यादा मिल पाएंगे। नेक्स्ट आता है पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिसोर्सेज भी बढ़ जाएगी। पर
ये उतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, इसकी जगह नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अगर हम डीमेरिट्स में देखते हैं तो डीमेरिट्स में सबसे पहला आता है कि कुछ टाइम के बाद अब क्या होगा, जो 1979 से पहले के बर्थ वाले हैं वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1979 के बाद एकदम से काउंट क्या हो गया, कम हो गया, अब उसके बाद वापस से बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो कंट्री के अंदर तीन वर्कफोर्स होते हैं, तीन ग्रुप्स होते हैं, एक 15 से नीचे वाले, एक 15 से 59 की एज वाले और एक 59 से ऊपर वाले। तो कंट्री के अंदर या तो 59 से ज़्यादा वाले लोग हैं या 15 से कम वाले लोग हैं। तो जो बीच में पॉपुलेशन का काउंट होता है 15 से 59 वाला, वही है एक्चुअली जो वर्कफोर्स में काम करते हैं। अब वही नहीं है तो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी, है ना। तो अब पॉपुलेशन में क्या होगा, एल्डरली ज़्यादा होंगे और यंग कम होंगे। इसकी वजह से कंट्री की गवर्नमेंट को उन एल्डरली को मेंटेन करने के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जैसे पेंशन्स देना या फिर फ्री सब्सिडीज देना, उनके ट्रैवल में उनको हर तरीके से ईज करना। तो बेसिकली गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा बढ़ जाएगा, बट लोगों की कमाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन सब चक्रों की वजह से दे रियलाइज कि जो डिसएडवांटेजेस है डीमेरिट्स हैं वो मेरिट से भारी पड़ रहे हैं, तो इसको बंद करना जरूरी है। तो यहाँ से हमको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि एज ए नेबर हम भी इस टाइप की कोई पॉलिसी अपनी कंट्री में प्लान करना चाहते हैं इन केस, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसके क्या दिखे हैं, डीमेरिट्स। तो आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन को ढंग से हैंडल किया जाए तो वही पॉपुलेशन एसेट है, अदरवाइज वो आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। एसेट मतलब जो काम आएगी, लायबिलिटी मतलब जिसके आप काम आओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दीस टू पार्ट्स। मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, ये है इंडिकेटर्स। अब हमारे पास तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन से डील करते हैं उसको स्टडी करते हैं, देन आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एंड फाइनली वी विल हैव ग्रोथ इंडिकेटर्स। ठीक है, एक एक करके करते हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको क्लियरली बोला है, मैंने यहाँ पे ब्लू मार्क किया है बेटा, सिर्फ ये फिगर्स रिवाइज कर लेना, इसके अलावा मत करना। ठीक है, बाकी आप ना याद कर पाओगे ना वो रिटेन होगी, आप टाइम भी वेस्ट करोगे और यूजलेस है। ठीक है, पर जिन पे रेड मार्क है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, इनका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैसे कि मेंशन सम इंडिकेटर्स जहां पे पाकिस्तान इज हैविंग एन एज ओवर इंडिया, तो वो याद रखना। देन तो इसलिए ये तीन तो करनी ही है, उसके साथ ये और ये सिर्फ नाम के लिए पढ़ना, फिगर मत करना इनके भी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो इंडिया चाइना पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंपेयर करें तो ये डाटा 2017-18 का है, रिसेंट नहीं है। तो उस टाइम पे चाइना की ज्यादा थी और इंडिया की कम थी, इसलिए लिख रहे हैं। आप लिखोगे कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर है तो स्पेसिफाई कर देना एज पर द रिसेंट डाटा, अदरवाइज इस डाटा में चाइना की ज्यादा और इंडिया की क्या है, कम। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम होने के साथ साथ लैंडमास भी ज्यादा है, इस वजह से उसका पर कैपिटा में सब कुछ बेनिफिशियल है इंडिया से। तो इन इंडिकेटर्स में कहीं पर भी पाकिस्तान इंडिया से बेटर नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो क्या क्या करें, ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ रेट ही कंट्रोल की जा सकती है या बढ़ने में हमें फर्क पड़ता है, पॉपुलेशन के कम ज्यादा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाइना की सबसे कम है बिकॉज ऑफ पंचायत पॉलिसी, इंडिया की मॉडरेट है और पाकिस्तान की इट इज मोर देन 2%, जो ड्रास्टिक है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया में ऑब्वियसली बात है भीड़ भाड़ ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ साथ लैंड कम है, जिसकी वजह से पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो यहाँ पे 455 है, चाइना में 148 है, बट पाकिस्तान में कम है, पॉपुलेशन भी कम है और लैंड भी एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इंडिया से बेटर है, ये याद रखना। फिर आता है सेक्स रेशो, 1000 मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल है आपकी कंट्री के अंदर या बर्थ लेती हैं। तो इंडिया से बेटर पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ काउंट भी ज्यादा है, इंडिया में लिमिटेड है इसलिए कंपैरेटिवली कम है। चाइना में कंट्रोल्ड है, आप वहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन कर ही नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे भी एवरेज है, इंडिया और चाइना से पाकिस्तान से बेटर है। फर्टिलिटी रेट ये कहते हैं कि पर विमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में 15 से 45 आई थिंक उस एज के अंदर कितने बच्चों को जन्म देगी। तो इंडिया में इट इज ऑन एवरेज 2.2, तो 2 मानते हैं, चाइना में इट इज 1.7। बेटा ये मत सोचो 1.5 बच्चा 2.25 बच्चे, लॉजिकल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ एवरेज है कि टोटल कितने बच्चे हुए डिवाइड बाय टोटल कितनी विमेन थी कंट्री के अंदर, उससे जो प्रोपोर्शन निकलता है वो आ गया। एंड पाकिस्तान में इट इज हाईएस्ट एट 3.6। तो ऑन एन एवरेज एक विमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में 3.6 से ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 बच्चों को जन्म देती है। लास्ट इज अर्बनाइजेशन, कितनी परसेंट पॉपुलेशन कंट्री की अर्बनाइज्ड सेक्टर में रहती है, यहाँ पे भी पाकिस्तान इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो पूरी टेबल याद नहीं होगी, आपको टेबल दी जाती है एनालाइज एंड कंपेयर, तो सिर्फ ये लिखेंगे इसमें कम है, इसके मुकाबले इसमें ज्यादा है, ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों। तो चाइना का सब कम पंचायत पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान का सब ज्यादा वो कंपैरेटिवली सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन का काउंट ग्रोथ रेट ज्यादा। ठीक है, आते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जो बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी कंट्री का ह्यूमन डेवलप्ड कितना है। उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं,
HDI रैंकिंग जब हम देखते हैं जो UNDP प्रिपेयर करता है, तो ये याद रखना HDI की जो रैंक होती है वो UNDP प्रिपेयर करता है। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखना। तो ये क्या करता है, 3 पैरामीटर्स कवर करता है। कौन कौन से 3? एक एजुकेशन, एक हेल्थ और एक पर कैपिटा इनकम। तो 3 के बेसिस पे बताते हैं कंट्री की पॉपुलेशन डेवलप्ड है या फिर नहीं है। तो ये इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स मतलब इन तीनों को अपनी अपनी वेटेज देके मीन निकालता है वैल्यू के बेसिस पे, वो वैल्यूज निकालता है, उन वैल्यूज के बेसिस पे रैंक अलॉट करता है। तो इन वैल्यूज में देखें तो इंडिया के 0.6 है एवरेज, 0.7 चाइना हमसे ऊपर, पाकिस्तान हमसे नीचे तो 0.5। मैंने राउंड करके फिगर्स लिखी हैं, आप इतनी ये याद करो कि नफा है। HDI रैंक अच्छा है लेकिन ये याद नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि ये चेंज होती रहती है। तो इससे बेटर ये सिर्फ ये याद करो, चाइना की वैल्यू ज़्यादा है तो रैंक भी अच्छी है, इंडिया की एवरेज है तो रैंक ठीक है, और पाकिस्तान की कम थी तो इसलिए रैंक उसकी सबसे कम है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक पर्सन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मैक्सिमम ईयर्स जिएगा या जिंदा रहेगा। तो इंडिया में इट इज 69, पाकिस्तान में इट इज 67, इंडिया से कम है, और चाइना में इट इज 77। ये फिगर से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की 68, 69, 70 का आप एवरेज लिख सकते हो, ठीक है। IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक बच्चा जन्म लेने के बाद 1 साल की एज अचीव करने तक कितने बच्चे हैं जो मर जाएंगे 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो इंडिया में 30 की डेथ हो जाती है एवरेज पर, चाइना में सिर्फ 7 की। क्यों? एक तो वहाँ पे बर्थ कंट्रोल है, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से नरिशमेंट बढ़ जाता है बच्चे का, और हेल्थ केयर इम्प्रोवाइज है इसलिए लोवेस्ट है। पाकिस्तान में हाईएस्ट है, तादाद भी ज़्यादा है तो डेथ्स भी ज़्यादा है। सैनिटेशन पे आते हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट है, कंट्री के अंदर कितने % लोग हैं जिनको सैनिटेशन के सर्विसेज मिलती हैं? तो इट इज 60, 60 एंड 75। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्किप। सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कितने % लोगों को मिलता है? तो 93, 96 और 91%। इसमें से अगेन ये 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। IMR और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं सबसे क्वेश्चन। तो अगर मेरे को तीनों में से भी पूछा जाए तो यही आपके पेपर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सेम वैल्यू सेम डाटा। मैंने भी जो वैल्यूज उठाई है वो संदीप वर्ग से उठाई है, ईयर्स उनके पीछे स्पेसिफाइड है कि कौन से ईयर्स के बेसिस पे वो क्लैरिफाई करते हैं। बाकी आपको जब भी डाटा आएगा तो वो ईयर देते हैं या नहीं देते वो डिपेंड करेगा, बट मैंने आपके पेपर्स में काफी बार देखा है वो यही सेम डाटा आपको दे देते हैं, आप इसको एनालाइज करो तो समझ लो। 2 टाइम पीरियड्स है 1980-90 और 2015-17 के बीच में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना % है? तो इंडिया में इट वाज 5.7 उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया डाउनफॉल से चल रहा था। फिर 1990s में हमने क्या किया, रिफॉर्म्स लिए, उसके बाद हम 6-7% के एवरेज पर आ गए थे। तो 2015-17 में जब से नई गवर्नमेंट बनी थी इट वाज समवेयर अराउंड 6-7%, तो आपको भी वो 7.3% दे रखा है, ठीक है। चाइना ने इसी पीरियड के अराउंड क्या लिए थे? रिफॉर्म्स लिए थे। तो जब रिफॉर्म्स लिए तो उसके अगली डेकेड में उनको क्या मिली? डबल डिजिट ग्रोथ रेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डबल डिजिट का मतलब होता है 10 या 10 से ज्यादा। हर कंट्री के लिए ड्रीम होता है कि वो जीडीपी को 10% तक भी ले जाए। ये वो चाइना ने अपने रिफॉर्म्स की जस्ट बात देख ली थी। यहाँ पे चाइना को एक एज मिलती है क्योंकि उस टाइम पर उसको रिफॉर्म्स मिले थे और उसके जस्ट बाद उसने डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखी। तो आज की जो ग्रोथ है वो उस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो उसने उस टाइम पे पकड़ बना ली थी। बट अब वो स्टॉलिन स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं? कम। 2 रीजंस, एक तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वर्क फोर्स बेसिकली, और दूसरा कंट्री के अंदर वो जो एडवांटेजेस थे वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जा रहे हैं। अच्छी बात पाकिस्तान की तो ये तो हमें पता ही है, उस टाइम पे 6.3 था और वो अब वापस से और भी कम हो गया था। ये हमने एक टॉपिक किया भी कि जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हो रही है और पॉवर्टी बढ़ रही है, उसके रीजंस हैं। तो 2015-17 तक यही इशू था इनका कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कम भी हो रही थी और उसके साथ साथ पॉवर्टी बढ़ भी रही थी। अब लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सॉलिड स्टेडली दे आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट फेज, लेकिन अब भी अनस्टेबल इकोनॉमी है तो इसलिए वी कैन स्किप। अब आता है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड वर्कफोर्स की, किस सेक्टर में कितना % वर्कफोर्स लगा हुआ है और जीडीपी में कितना % वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ इस बात को समझो, हम ये मानते हैं जितना ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर वर्कफोर्स लगा हुआ है उतना बैकवर्ड है, जितना ज्यादा जीडीपी आपको एग्रीकल्चर से मिलता है उतना आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि वो हमेशा सस्टेनेबल नहीं होने वाला। उसके अगेंस्ट आपको सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा होना चाहिए वर्कफोर्स और ये सब, पर टर्शरी सेक्टर के साथ साथ आपकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर में इंडिया 16% है वर्कफोर्स जीडीपी में, जीडीपी चाइना का 7%, बट पाकिस्तान का यहाँ पे कितना आता है 24% एज अगेंस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम दोनों कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बट पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल से ज्यादा किस मिलता है? एग्रीकल्चर से। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड पॉइंट, अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो 30% के मुकाबले 54% स्टैंडर्ड है, इधर भी 57% स्टैंडर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया की और पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे ज्यादा जीडीपी जो आता है वो किससे आता है? टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से। सेकंड, थर्ड पॉइंट, चाइना में देखा जाए तो ये फैक्ट है कि चाइना के अंदर 52% सर्विसेज से आ रहे हैं,
बट सेकेंडरी सेक्टर का एक बहुत सिग्निफिकेंट शेयर है, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो 41%, जो बाकी दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा है। ये तीसरा पॉइंट होता है। क्यों? कंट्री का सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होना ये दिखाता है कि आपकी कंट्री स्ट्रॉन्ग बेस से कितना स्ट्रॉन्ग है। सर्विसेज सेक्टर अच्छा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर एक बबल की तरह है जो कभी भी बर्स्ट कर जाएगा। बट अगर आपका सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट है, वो बना हुआ है, डेवलप्ड है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। देन याद रखना। तो सेम बात उसने यहाँ पे देखी कि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड है, व्हिच इज द बेस्ट पॉइंट फॉर चाइना। वर्कफोर्स में देखें तो इंडिया की आज भी मेजॉरिटी वर्कफोर्स किसमें है? एग्रीकल्चर। सेम पाकिस्तान की भी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है, बट चाइना को देखें तो उसकी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स किसमें है? टर्शियरी सेक्टर, जो एक्चुअली एक डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा फीचर होता है, अगर उसकी वर्कफोर्स सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को छोड़कर शिफ्ट कर चुकी है सेकेंडरी से टर्शियरी में। बट इंडिया और पाकिस्तान अभी भी उसमें उलझे हुए हैं लूप्स में, जिसमें इंडिया को अभी भी स्टैगरिंग अमाउंट से उनको चेंज करने की जरूरत है एज अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हमारा 43% और उनका सिर्फ 41%। तो ये सिर्फ इतना है। अब पेपर में आएगा तो आप लिखोगे कैसे? वहाँ पे सिंपल सा इतना है, आप एक एक सेक्शन को कंपेयर करते चलो। कैसे? हमें 16% है, इसे 7% है, बट पाकिस्तान का इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सेकंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर 30%, 19% है, बट चाइना का 41% है, बहुत अच्छी अमाउंट है। टर्शरी में तीनों का सेम अमाउंट है, बट पाकिस्तान दोनों में मेंटेन करके चलता है। इंडिया और पाकिस्तान तीनों चाइना मेंटेन करके चलता है, बट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही किस पे बेस्ड है? सर्विसेज सेक्टर पे। ये तो जीडीपी हो गई। ऐसे वर्कफोर्स का लिख सकते हैं सिमिलर पैटर्न है। बहुत इजी होता है कि केस स्टडी बेस्ड का, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट हाफ था इससे पहले वाला, आप उस पर फोकस कीजिए, वहाँ से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सो ऑन द होल मेरी तरफ से चैप्टर डन है। स्टिल आपको कोई लगता है कोई टॉपिक स्किप हुआ है या कोई डाउट आपको आता है, यू मे कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, डू लाइक इट। अभी लाइक कर दो, आप नहीं करते उसको बाद में भूल जाते हैं। एंड शेयर योर कमेंट्स। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है तो यू मे गिव मी अ पॉजिटिव नोट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को अकॉर्डिंगली बना सकूँ। एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी सेकंड यूनिट, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। मैक्रो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज गो एंड वॉच मैक्रो वीडियोस, वो सब डिटेल्ड है, पार्ट्स में बनाई हुई है, सब कुछ कवर्ड है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। If you have not subscribed the channel yet, do subscribe it, share it with your friends and family relatives. मिलते हैं next video. Bye.